गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? बेटा लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन डिस्कस किए थे। आज हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। देखिए, डेल्टन से पहले भी हमारे पास डेमोक्रिटस नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने लगभग 460 टू 370 BC में ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जो हमारा मैटर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल मतलब जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया था, लेकिन उनके पास उस टाइम पर कोई ऐसा ख़ास प्रूफ नहीं था, ना ही कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस थे। ठीक है, लेकिन 1808 में हमारे पास जॉन डेल्टन ने एक न्यू सिस्टम दिया केमिकल फ़िलोसॉफी तक। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए, जिन पॉइंट्स को हम आज के टाइम पर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस थ्योरी का हमारा सबसे पहला पॉइंट डेमोक्रिटस वाला ही था, विच वॉज मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स या एटम्स। जो ये वर्ड है बेटा एटम, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एटोमियो। एटम जो है इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम एटोमियो, जिसका लिटरल मीनिंग भी इनडिविजिबल ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टन्स थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट था कि ऑल द मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। क्लियर। सेकेंड पॉइंट था हमारा ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट have identical properties। इसका ये मतलब है बेटा कि अगर हमारे पास मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने भी एटम्स क्यों ना हो, उन सारे एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी। अब चाहे हाइड्रोजन आपके पास है, चाहे हाइड्रोजन मेरे पास है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन ही है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ मेरे वाली हाइड्रोजन के पास होगी, वही प्रॉपर्टीज़ आपके वाली हाइड्रोजन के पास भी होगी। ऐसा नहीं है कि जगह, पोजीशन या इंसान बदलने से जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, जो सेम एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती हैं, एंड जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑब्वियसली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ही होंगी। जैसे हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन की थोड़ी हैं। हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, क्या हम हाइड्रोजन को ब्रीथ करके सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसीलिए सभी एलिमेंट्स की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दिस वॉज हिज सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट वॉज कंपाउंड्स आर मेड या compounds are formed when different elements combine in a fixed ratio। Compounds are formed when different elements combine in a fixed ratio। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था, ये वही लॉ की स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है ना, उसी को वैलिड बता रहे हैं कि जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कब बनते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करें। एंड अगर वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन नहीं करते तो वो क्या बनाते हैं बेटा, वो मिक्सचर बनाते हैं, है ना। अगर हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, एंड अगर वो फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं करते तो वो मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन्होंने लास्ट पॉइंट दिया था कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मीन्स इन्होंने लास्ट पॉइंट में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया था।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारा लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में सबसे पहला था ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने फोर्थ पॉइंट में हमारे इस लॉ को वैलिड बताया था। तो हमारे पास डाल्टन थ्योरी के 4 पोस्टुलेट्स हैं जिन्होंने एक तरीके से हमारे सारे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को ही वैलिड बताया है एंड ये बताया है कि वो सारे लॉज ठीक हैं एंड केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए हमें उन लॉज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद देखते हैं हम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अभी आज के टाइम पर हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऐसा बोल देते हैं हम। लेकिन उस टाइम पर बेटा विदाउट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, क्योंकि उस टाइम पर ना तो इतने हमारे पास टेक्निक्स थी ना ही इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स थी, नहीं थी ना, जिसकी वजह से उन साइंटिस्ट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, एंड आज के टाइम पर क्योंकि उन्होंने इतनी दिक्कतें उठा ली थी इसीलिए हमारी चीज़ें आसान हो गई हैं। अगर वो उस टाइम पर वहीं पर छोड़ देते एंड आगे मेहनत नहीं करते तो हो सकता है आज के टाइम पर भी हम इतने एडवांसमेंट में नहीं चलते टेक्नोलॉजी में, राइट। देखिए जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है इसका सिंपल मतलब क्या है, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है ना, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो अगर मैं बोलता हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मीन्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए क्या था, इनिशियली हमने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया था। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का होता है ना, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया एंड उन्होंने हाइड्रोजन का मास माना 1। हाइड्रोजन को 1 मास दिया गया विदाउट एनी यूनिट। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि 1 यूनिट मास है या 1 ग्राम्स है या 1 एटॉमिक मास यूनिट है, कुछ भी नहीं बोला था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनका मास हाइड्रोजन की हेल्प से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, जिसकी वजह से उसके बाद साइंटिस्ट ने थोड़े से स्टैंडर्ड में चेंज लाने की कोशिश करी एंड उन्होंने क्या चेंज लाया कि हाइड्रोजन की जगह पर उन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप को एज अ स्टैंडर्ड माना। C12 आइसोटोप को क्या माना, एज अ स्टैंडर्ड। देखिए आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। एंड मास नंबर क्या होता है बेटा, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हमारे जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं का सम तो हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन होता है उसके हमारे पास 3 आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, C12, C13 एंड C14। मतलब एक कार्बन ऐसा है जिसका मास 12 है, एक कार्बन ऐसा होता है जिसका मास 13 है एंड एक कार्बन ऐसा होता है जो कि हमारा रेडियो एक्टिव फॉर्म है जिसका मास 14 भी होता है। तो C12 है हमारे पास, C13 भी है एंड C14 भी है, लेकिन एटॉमिक मास काउंट करने के लिए उन्होंने C12 को एज ए स्टैंडर्ड चूज़ किया। ठीक है, एंड उन्होंने क्या माना कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है ना, कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका 1/12 जो होगा वो हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी। ठीक है, तो फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशंस चली। ठीक है, तो काफ़ी सारी कैलकुलेशंस चलने के बाद क्या हुआ
उन्होंने ये देखा, देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्विवेलेंट मानी गई, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, जब हमने मेजर किया, क्योंकि जो एटम का मास है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है ना, बहुत लेस होता है, तो 1 AMU जो है, ये एटॉमिक मास यूनिट जो है, ये हमारी इक्विवेलेंट, जो जब हमने ये कैलकुलेट किया तो दिस वाज इक्वल टू 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। हमारे ग्राम्स के अंदर 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ये आई। ठीक है, मतलब जब हमने C12 कार्बन के एक एटम को मेजर किया तो उसका मास इतना आया। ठीक है, क्लियर है। अब उसी तरीके से एक बात देखिए कि हमने बाकी एलिमेंट्स का कैसे मास मेजर किया। तो हमने यही बोला था ना कि जो ये 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो इसके इक्वल आ गई है। बाकी एलिमेंट्स का मास हमें इसके रिलेटिव निकालना है। अब रिलेटिव से आप क्या समझते हैं वो देखिए। रिलेटिव का मतलब है इससे हमें इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, जो मास ऑफ, अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन वो इक्वल आया था बेटा हमारा 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हमारा ये आया, 1 AMU हमारा ये आया। ठीक है, तो अगर हमें हाइड्रोजन का मास AMU में चाहिए है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तभी तो रिलेटिव में आ जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात ये है, मान लो मैं कहता हूँ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स है, राइट। तो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे 5 इंच में निकालना है कितने सेंटीमीटर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे को 10 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं वो निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो फिर हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2.54, समझे आप। एंड 10 का निकालना है तो इंटू में 10 कर देंगे, ऐसे निकलेगा ना। तो वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। कैसे अप्लाई किया, 1 AMU की वैल्यू आ गई हमारी है 1.660 इंटू 10⁻⁻24, यही आई ना। तो देखिए 1 AMU की वैल्यू आ गई जो अभी हमने निकाली थी 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो अगर हाइड्रोजन का मास हम AMU में लिखें तो हाइड्रोजन का AMU की टर्म्स में तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मास है उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो 1.673 डिवाइड बाय 1.660 10⁻⁻24 बाय 10⁻⁻24, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। ये आपका मास बेटा इक्वल होता है 1.008 AMU के, है ना। तो जिसको हम राउंड ऑफ करके 1 ही लेते हैं, एंड दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बाकी सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैलकुलेट किए। क्लियर है। एंड आज के टाइम पर हम AMU ना लिखकर सिंपली U लिखते हैं। ठीक है, 1U, जैसे ऑक्सीजन का है आपका 16U, ठीक है ना। तो ये जो 16U है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, U रिप्रेजेंट्स यूनिफाइड मास। AMU तो क्या था, एटॉमिक मास यूनिट थी, है ना। जो आज के टाइम पर हम लेटेस्ट U यूज़ करते हैं बेटा, वो हमारा क्या होता है, यूनिफाइड मास। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। क्लियर है। तो इसी कैलकुलेशन से हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मास आया था बेटा आपका 15.995, जिसको हम आज 16U लेते हैं ना, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी तो हमें इतनी कॉम्प्लेक्स करनी ही नहीं है, हम सिंपल रखेंगे अपनी चीज़ को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट ये था आपका कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है एवरेज एटॉमिक मास।
ये आपका स्पेशली आइसोटोप्स के लिए है। एवरेज एटॉमिक मास, ये आपका डिपेंड करता है परसेंटेज अबंडेंस के ऊपर। देखो जैसे हमने माना था कि कार्बन जो है उसके हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। हमने देखा था ना 3 आइसोटोप कौन से थे, C12 था, C13 था एंड C14 था। ठीक है, अब हमारे पास तो 3 वैरायटी आ गई है कार्बन की, लेकिन हमें मास तो कुछ चाहिएगा ना। हम ये थोड़ी है कि बार बार मास चेंज करते रहेंगे। तो हमने क्या करा, हमने इनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, हमने पहले इनकी परसेंटेज अबंडेंस देखी। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब, अगर हम पूरी कार्बन को लेकर चलते हैं, हमारी एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन है, ठीक है, हम उसको अगर लेकर चलते हैं तो वो कितने परसेंट C12 हैं, कितने परसेंट C13 है और कितने परसेंट हमारे पास C14 है। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारी कार्बन 12 थी, मतलब जिसका मास 12 के इक्वल था, वो हमारी लगभग 98.89% आई। ठीक है, जो C13 थी वो इट वॉज अराउंड 1.10%। एंड C14 क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है तो हमें बहुत ही कम मिलती है। पॉइंट के बाद आप 9 0 लगाकर 2 लगाइए, इतना सा परसेंट होता है सिर्फ इसका, है ना। क्लियर है। तो इस डाटा के बेसिस पर हमने एक एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एंड वो फॉर्मूला क्या था बेटा, ये फॉर्मूला आपने वैसे ना 9th क्लास में किया भी हुआ है। अगर आपको याद हो तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेकर हम इस फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैं, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 1 बाय 100। परसेंटेज अबंडेंस लिख दिया तो बाय 100 तो होना ही था, हो गया, प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2। ठीक है, क्लियर है। एंड सिमिलरली अभी क्योंकि हमारे पास कार्बन के 3 हैं आइसोटोप्स, तो एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, ये फॉर्मूला चलता है बेटा हमारा। ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे, बाय में 100 तो हो ही जाएगा, हो जाएगा ना, बाय में 100 तो होगा ही होगा ना, यहाँ पर भी बाय 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी बाय 100 हो जाएगा। एंड इसकी हेल्प से हम किसी भी आइसोटोपिक फॉर्म्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको वैल्यू रख के दिखाता हूँ मैं आपको कार्बन वाली, एंड फिर इसका जो एवरेज आएगी वो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोग आजकल पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, आपको पूरी वीडियोस देखनी है तभी कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वरना कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूरी वीडियोस देखा करो। देखिए एटॉमिक मास था इनटू परसेंटेज अबंडेंस, क्या था 98.89 बाय 100, यही था, प्लस 13 था मास इनटू 1.10 बाय में 100, यही था, प्लस 14 था मास इनटू 2 इंटू 10⁻⁻10 था ना बेटा, बाय में 100। तो अगर ये भी 2 पावर ऊपर चली जाएगी तो ये 12 हो जाएगा, तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो मास की एवरेज आती है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 12.011 U, जिसको हम राउंड ऑफ करके 12 ही यूज़ करते हैं। कार्बन का मास हम नॉर्मली 12 लेते हैं ना, तो वो क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स का एवरेज मास हमारा 12 आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका बेटा मोलिक्यूलर मास। क्या है? मोलिक्यूलर मास। अब देखिए, जैसे एटॉमिक मास वाज द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट, राइट? तो मोलिक्यूल में क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ क्या लिखेंगे? मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, मोलिक्यूलर मास में। देखिए, चलो मैं बोलता हूँ आपको HCl का मास निकालना है या फिर इथेनॉल का मास निकालना है या फिर आपको ग्लूकोज का मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप? वही हमारा मोलिक्यूलर मास होगा। समझने की कोशिश कीजिए। HCl आपको क्या करना होता है? जितने नंबर ऑफ एटम हैं हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट के, पहले तो वो लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। उस नंबर ऑफ एटम को आप मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक हो गया। प्लस ऐसे ही दूसरे एलिमेंट के कितने एटम हैं? 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 35.5। अब देखिए, ये 35.5 कैसे आया था? जो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला है ना अभी, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ किया था हमने। क्लोरीन जो है वो आपके 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है। अब देखिए, HCl का मास क्या हो जाएगा? 36.5 U। क्लियर है? इसी तरीके से इथेनॉल का निकालते हैं। कार्बन कितनी है? 2 हैं। कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितनी है? 5 है। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन इज़ 1, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन इज़ 1 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 29 प्लस 16 45 प्लस 1 46 U, राइट? मिस्टेक तो नहीं हो गई? 16 प्लस 1 17 एंड 5 22 एंड 22 एंड 24 46। क्लियर है? इसी तरीके से ग्लूकोज का देखिए, कार्बन कितनी है? 6 है। एक कार्बन का मास 12 है प्लस हाइड्रोजन 12 है। एक हाइड्रोजन का मास 1 है प्लस ऑक्सीजन 16 है। एक ऑक्सीजन का मास 96 है। 12 6 ज़ा 72 प्लस 12 84 प्लस 96। ठीक है। 6 2 8 2 10, 1 कैरी, 9 and 1 10, 17 and 1 18, 180 U is the molecular mass of glucose। क्लियर है? तो बेटा आज हमने बिल्कुल छोटे छोटे 4 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करते रहिए।